evening. Good evening, everybody. After a long time. Okay. Now we start our going over Vicky Johan. Are you ready? Guys, are you ready? Good evening. गुड इवनिंग. बाकी लोग कहाँ हैं क्लास में? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? सोनिया जी आवाज सही आ रही है मेरी? जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि हम क्लास स्टार्ट करें. गुड इवनिंग. ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास स्टार्ट करें. आज हम बीके चौहान की थर्ड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट वॉल्यूम ऑर्गेनल और फार्मेसी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं. आई होप क्लियरिटी मिली होगी आपको. ठीक है. पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस लास्ट वॉल्यूम में पार्ट वन में जो क्लियर हो चुके हैं ना, जो छोटे छोटे हैं उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़े बड़े होंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. डन. डील डील. स्टार्ट करें क्लास. जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए. मुझे भी पता होना चाहिए आप लोग क्लास में हैं या नहीं है. शुरू करें. गुड इवनिंग. पूनम गुड इवनिंग. चलिए क्वेश्चन. Chronic disease. Artificial chronic diseases are drug diseases, drug and miasmatic diseases, miasmatic diseases, none of the above. Artificial diseases क्या थी? कौन से एफोरिज्म में डिजीज का क्लासिफिकेशन किया हुआ है? हाँ, कौन से एफोरिज्म में डिजीज का क्लासिफिकेशन किया हुआ है? कुछ याद आया? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज, जिसको किसने बताया है? इन्होंने 74 एफोरिज्म में बताया. क्या बताया? क्रोनिक डिजीजेस में मस्ट स्टिल एल्स कॉमनली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय एलोपैथिक ट्रीटमेंट. कि वो दवाइयां हैं जो बार बार बहुत सारी नंबर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन्स लेने की वजह से, एलोपैथिक मेडिकेशन की वजह से जो भी डिजीज क्रिएट होती है वो होती है आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज. ठीक है. आंसर इज ड्रग डिजीजेस. ड्रग डिजीजेस. ये देखो साथ में क्या लिखा है इन्होंने? All chronic diseases, these encroach on human health affected by the allopathic non-healing art. ये वो दवाइयां जो कि नॉन हीलिंग आर्ट है, एलोपैथिक मेडिकेशंस है. They are all of chronic diseases that the most deplorable, the most incurable, and I regret to add that it is apparently impossible to cure, impossible to discover or hit upon any remedies for their cure. Impossible for cure. ठीक है. क्लियरली 74 एफोरिज्म में बताया है जो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीजेस होती है, जो एलोपैथिक ड्रग्स के ज्यादा यूज की वजह से क्रिएट हो रही है, उनको ठीक करना बहुत इम्पॉसिबल होता है. तो दोनों चीज आ गई. आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीजेस आर ड्यू टू ड्रग डिजीजेस और दे आर इनक्योरेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर है? रिपीट हो रहा है, रिवाइज भी हो रहा है. एफोरिज्म भी पता होगा. 74 एफोरिज्म आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज के बारे में बता रहा है.
इनक्योरेबल डिजीजेस होती है, मोस्ट डिफिकल्ट टू क्योर होती है, और एलोपैथिक ड्रग्स या नॉन हीलिंग आर्ट की वजह से क्रिएट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज chronic diseases contain only proving of the drug, proving chronic disease। ये देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत होइए। chronic disease का मतलब जो बुक डॉक्टर एनिमल ने लिखी है उसके बारे में बात हो रही है कि जो chronic disease वाली बुक है उसकी कंटेंट्स अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको आंसर पता होगा, और नहीं पढ़े तो थोड़ा हम गो थ्रू करते हैं। The chronic disease contains only proving of drug and nature of the chronic disease, proving nature of the chronic disease and their effective treatment। Nature of chronic disease। अब देखिए इसके आंसर में यहाँ बताया है, ये जो बुक है The Chronic Diseases, Their Peculiar Nature and Homeopathic Cure। तो नाम से ही पता लग रहा है ये नाम आना है। The chronic disease contains इन किताब का पूरा नाम क्या है? The chronic disease, their peculiar nature and their homeopathic cure। तो तीनों चीजें आएंगी इसमें, nature of chronic disease, cure of the chronic disease, ठीक है, symptoms of the disease। तो इसमें आंसर क्या है? Proving of the drug, क्योंकि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं? ड्रग से कर रहे हैं, और जो होम्योपैथिक ड्रग्स क्या है? सारी की सारी प्रूवन ड्रग्स हैं। तो प्रूवन ड्रग्स, नेचर ऑफ chronic, proving nature of chronic disease and their effective treatment। The answer is C। Clear? Clear? Next question. What is the curative action from the option below? Curative action किसका होता है? Vital force का, ठीक है? Every medicine deranges the vital force, which is the curative action of the option below। Every medicine deranges the vital force, resistance action by the vital force, alternating action और action of the miasm। क्या होगा? हमने पढ़ा है ना, प्राइमरी एक्शन इज द एक्शन ऑफ द रेमेडी, और किस पे हो रहा है एक्शन? वाइटल फोर्स पे हो रहा है। तो कॉन्जॉइंट एक्शन होता है। तो जो आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था ना कि प्राइमरी एक्शन इज द एक्शन ऑफ मेडिसिन डैश डैश डैश, प्राइमरी एक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ द मेडिसिन, ये तो आंसर पहले ही दे दिया ना। तो ऑप्शन में वही लाइन लिखी हुई है, कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो सोच समझ के क्वेश्चन बनाया होगा ना। The primary action of the medicine is the primary action of the medicine and vital principle। वो जो ऑप्शन था ना वो करेक्ट है, जो कि बुक में दे रखा है, सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन भी उसी के एफोरिज्म में आगे दे रखा है बुक में। कोई भी चीजें है ना जहां पर अगर आपको क्लियरिटी देकर के आंसर दे रहा है ना तो वो आंसर सही है। Which is the curative action of the from the action resistance action of the vital force। हर एक मेडिसिन, कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस जब भी किसी हेल्दी पर्सन में जाएगा तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है, वो वाइटल फोर्स को डिमेज करेगा ही करेगा, रीडिंग द वाइटल फोर्स। लेकिन डिमेज कर रहा है तो क्यूरेटिव एक्शन नहीं है, लेकिन वो रेजिस्ट कर रहा है। जब प्राइमरी एक्शन हो रहा है मेडिसिन का तो वाइटल फोर्स क्या करेगा? सबसे पहले उसके एक्शन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, तो काउंटर कर रहा है ना उसको, तो काउंटर कर रहा है तो क्यूरेटिव एक्शन दिखा रहा है ना। तो क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द below is the resistance action of the vital force। The answer is B। आगे चले आगे। ये इसको मैं इतना फोर्सली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन आ रहा है, आपको क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूजन आया था, प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन, इसकी क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए। अब इसको आप एफोरिज्म में भी जाकर के गो थ्रू करिए कि क्या लाइनें, क्या वर्ड यूज करी है। कई बार क्वेश्चंस ना जो एफोरिज्म में लाइनें लिखी होती है ना उसको देखते हुए भी बना दिया जाता है, ठीक है। Next question. The subject. The subject of anatomy and physiology, they are not life, but only result of life. Quoted by the
आयुष में पूछा गया है किसने लिखा है ये कोडिंग? रनम ने लिखा है, क्लोज ने लिखा है, जेटी कैन ने लिखा है और सीएफएस एनिमेशन ने लिखा है। फिलोसफी तो हमने पढ़ी नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा किसने लिखा है? ठीक है, तो देखो ये जो रनम की बुक है, सी रनम, और रनम फिलोसफी की बुक है, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट पढ़ी होगी, पढ़ाई गई होगी, नहीं भी पढ़ाई गई हो, ये मैंने नहीं पढ़ी, बट ये फाइनल ईयर के सब्जेक्ट में आती है। यहाँ लिखा है, देखो रनम ने अपनी बुक में लिखा है, द सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी दे आर नॉट लाइफ बट ओनली द रिजल्ट ऑफ है। अब जब इस प्रूफ के साथ लिखा हुआ है तो इसका आंसर है सी रनम, रनम। ये स्टेटमेंट ये कोटेड रनम ने दिए थे। सी रनम करो, रनम इज अ कंप्लीट नेम ऑफ द ऑथर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टूड, अब ये जो थे ना थर्ड वॉल्यूम वाले, इसमें थोड़ा ना लंबे लंबे क्वेश्चंस आएंगे, फिलोसफी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अभी तो जो पार्ट वन में क्वेश्चंस आ रहे थे वो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे थे, वो मोर देन इनफ होते हैं बेसिक को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्जेक्ट में और डीपली में जाएंगे तो वॉल्यूम थर्ड को भी पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज विच इज रिकवरी, रिकवरी क्या होती है? डॉक्टर ये स्टुअर्ट क्लोज ने क्या बताया? ट्रीटमेंट विच इज नॉट डायरेक्टली और स्पेसिफाइड क्यूरेटिव इन नेचर, administration of suitable antisonic medicine, administration of the single high potency medicine, or administration of the single low potency drug. रिकवरी, यहाँ बात हो रही है रिकवरी की, क्योर की बात नहीं हो रही है। तो रिकवरी कब होगी? जब हम किस चीज का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? एंटीसोरिक मेडिसिन। एंटीसोरिक मेडिसिन कब देते हैं? जब मियास्मेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, जहां पर सोरा का नाम आ रहा है, जहां पर आप सोरा को डिस्कस कर रहे हैं, वहां ट्रीटमेंट में एंटीसोरिक ट्रीटमेंट आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी मियास्मेटिक बात नहीं हुई है, तो ये आंसर तो होगा नहीं इसका। सिंगल हाई पोटेंसी मेडिसिन, रिकवरी के लिए पोटेंसी का कोई रोल होता है? रिकवरी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के सिलेक्शन का रोल होता है। पोटेंसी और रिपीटेशन उसके बाद में आती है, पहले आप सिमिलर तो सेलेक्ट करो। तो ट्रीटमेंट विच इज नॉट डायरेक्टली एंड स्पेसिफाइड क्यूरेटिव फॉर, स्पेसिफाइड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कैसे होगा? जब आप स्पेसिफिक रेमेडी देंगे। हर एक डिजीज कंडीशन के लिए एक स्पेसिफिक रेमेडी होती है, उसकी जेन्युइन रेमेडी होती है जो सिर्फ उसी केस के लिए स्पेशलाइज्ड होती है, विच इज बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। क्लियर है? तो आंसर हो गया इसका ए, ट्रीटमेंट विच इज नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है, इसके बेस पे है स्पेसिफिक क्यूरेटिव मेडिसिन, स्पेसिफिक रेमेडी के बेस पे स्पेसिफिक क्यूरेटिव इन नेचर, तब जाके रिकवरी मिलेगी। आंसर इज ए। बुक जो है ना कि फिलोसफी की बुक, उसमें उन्होंने अपने लिखे हैं, रिकवरी इज स्पॉन्टेनियस रिटर्न ऑफ द पेशेंट ऑफ द टू द हेल्थ आफ्टर द रिमूवल, डिसअपियरिंग और सीजेशन ऑफ द एक्जिस्टिंग कॉज ऑफ द ओकेशन ऑफ द डिजीज, or as a result of the treatment which is not directly or specifically curative in nature। ये स्टेटमेंट, ये लाइन ऐसे फिलोसफी की बुक में लिखी है, तो आप लोगों ने किताबें पढ़ी हैं तो वैसे याद हो जाएगा, और नहीं पढ़ी है तो आप इनको रख लो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि फिलोसफी पढ़ाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कंप्राइजेस, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पार्ट वन में भी। टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल सिम्टम्स, टोटल व्हिच इंडिकेट इंडिविजुअलाइजेशन, या सम टोटल ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम्स, सम टोटल ऑफ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या होता है? वो सिम्टम्स जो कि केस को रियलाइज करने में हेल्प करते हैं। वेरी गुड, symptoms which indicate individualization, these are the totality of symptoms। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन देखो फिर थ्योरी वाला पार्ट आ गया। Who gave the statement what is powerful for good can be potent for evil? ऐसी कौन सी पावरफुल चीज है जो कि एविल के अगेंस्ट पावरफुल हो? किसने बोली
बोली थी ये लाइन, ये लाइन बोली थी देखो। अब इसका भी ऑथेंटिफिकेशन, डॉक्टर बॉयड द रिनाउंड पैथोलॉजिस्ट, ये क्या थे, पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लिखा है कि आवर टाइम हैज एप्टली सेड व्हाट इज पावरफुल फॉर गुड, व्हाट इज पावरफुल फॉर गुड कैन बी पोटेंट फॉर इविल। ठीक है। और डॉक्टर हेनीमैन हैज शोन abundantly that even the most powerful poison which given in the form of potentized form according to the principle of homeopathy stimulate our vital dynamics and bring about a cure in even dangerously in patient। प्रूविंग के दौरान की बात है। हेनीमैन ने भी तो अचानक से बहुत सारी चीजें, ऐसा थोड़ी है कि सब चीज क्रिएट की होगी, उन्होंने भी तो कहीं से नॉलेज ली होगी ना। तो जो बॉयड की जो लाइन है ना, उसको कंफर्म करते हुए देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए, जो हाईली पॉइजन सब्सटेंसेस हैं उनको पोटेंटाइज करके, और जो बहुत सीरियसली कंडीशंस थी ना, डेंजरस कंडीशन, वहां पर उनको उन्होंने पोटेंटाइज करके दिया है। तो पावरफुल फॉर गुड कैन बी पोटेंट फॉर एविल, इसका मतलब ही यही है। Who gave the statement? What is powerful for good can be potent for evil. Point. Next question is, who gave the statement? फिर से एक स्टेटमेंट आएगा ससेप्टिबिलिटी को लेकर के। Who gave the statement? Man is more susceptible to drug than the disease. Man is more susceptible to the drug than the disease because the action may be forced upon the economy. ये देखो, अब इसके आंसर को इन्होंने बोला है दूसरा डायरेक्शन, अगर मैं ऑथर ने अपनी अपनी बात कही। देखो पहले हम इसके इसको पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन को। एच ए रॉबर्ट ने क्या बोला, एच ए रॉबर्ट क्या कहते हैं, नाइदर does the fact that obtuse prover doesn't respond to develop a proving of the remedy influences the value of the drug in its application to the sick or even the vital energy in the state of the equilibrium। जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई बॉडी में आता है तो वाइटल फोर्स क्या करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। वाइटल फोर्स का काम ही यही होता है, बैलेंस बनाना बॉडी एंड माइंड के अंदर। ठीक है। neither does the fact that obtuse prover does not respond to develop proving of the remedy influences to the value of the drug। जब किसी भी प्रूवर को आप दवाई देते हैं तो हर एक जो obtuse prover होता है ना, वो रेस्पॉन्ड करेगा जरूरी नहीं प्रूविंग में, है ना, नॉट रेस्पॉन्ड टू डेवलप द प्रूविंग ऑफ द रेमेडी ड्रग इन इट्स एप्लीकेशन टू द सिक। ठीक है। और when the vital force, vital energy in the state of equilibrium, जब equilibrium की सिचुएशन में होती है तो कोई भी ड्रग सब्सटेंस जो होता है ना, कोई भी प्रूवर जो होता है वो उसके इन्फ्लुएंस में आकर के सब सिम्टम देगा। क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट क्या दे रहा है, ससेप्टिबिलिटी को बोल रहा है। मैन इज मोर ससेप्टिबल टू द ड्रग। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए जब बॉडी रिएक्ट करती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है, ससेप्टिबिलिटी। अब देखो क्लोज क्या कह रहा है, इट इज स्टुअर्ट क्लोज ने क्या कहा है, it is well known fact that the living organism much more susceptible, living organism is much more susceptible for homogeneous or similar
living organism much more susceptible to the homogeneous or the similar stimuli than the heterogeneous dissimilar. लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा ससेप्टेबल होता है किससे? जो सिमिलर होता है, जो होमोजेनस होता है। होमोजेनस स्टिमुलाई सिमिलर स्टिमुलाई से, बताइए कि डिसिमिलर से। दूसरी लाइन में क्या बोला? जिसके बिलोंग टू मच मोर ससेप्टेबल सिमिलर टू द मेडिसिन वेल ऑर्गेनाइज्ड क्वांटिटी ऑफ, देखो छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कैन में क्या बोला है? नो डायरेक्ट रेफरेंसेस कुड फाउंड। डायरेक्टली ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट कैंट की फिलॉसफी में नहीं लिखा हुआ है। किसके बारे में? ससेप्टिबिलिटी और उसके रिएक्शन के बारे में। ठीक है, हैनीमैन ने क्या लिखा है? हैनीमैन स्टेट दैट वी हैव मोर पावर, वी have more power over human being with drugs than the disease cause. Man is only susceptible to the natural diseases upon the certain plant. Man is only susceptible to the natural disease upon the certain plant. Man means living organism, susceptible होता है नेचुरल डिजीज के लिए सर्टेन प्लेन में। ठीक है, जबकि वी हैव मोर पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द ड्रग देन डिजीज कॉज। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे डिजीजेस, सभी लोग एक बीमारी से बीमार होंगे जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप मेडिसिन देते हैं, प्रूविंग करते हैं, तो वहां पर सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। तो मैन जो होता है ना, मोर ससेप्टेबल होता है। इसका आंसर क्या है? हैनीमैन एंड रॉबर्ट। हैनीमैन मेरे हिसाब से तो यही है। Who statement man is more susceptible to the drug than the disease because their action may be forced upon the economy, है ना? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने टफ क्वेश्चन आपके एनआरएचएम के एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इंडियन क्लियर। द रेफरेंसेस ऑफ द, देखो एक में आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपका जो एग्जाम है ना, उसका नाम पढ़ो एनआरएचएम। उस नाम से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटीज है पूछने की, किस किस सब्जेक्ट को ज्यादा हाईलाइट किया जा सकता है, उसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब आप अपना थोड़ा आईक्यू लगाना इसमें। द रेफरेंसेस ऑफ द एसेसरी मियाज्म इज गिवन इन द फॉलोइंग। एसेसरी मियाज्म, एसेसरी मियाज्म, काउपॉक्स मियाज्म, एसेसरी मियाज्म, एसेसरी मियाज्म, एसेसरी डिजीज, एसेसरी सिम्टम्स की बात नहीं हो रही। हमने पढ़ा था एसेसरी सिम्टम ऑफ द मेडिसिन, एसेसरी सिम्टम ऑफ द डिजीज। यहाँ एसेसरी मियाज्म की बात हो रही है, टाइप ऑफ एक्यूट मियाज्म, एसेसरी मियाज्म। एफोरिज्म नंबर 46, cowpox. Inoculated cowpox is the accessory miasm. Aphorism number 46, याद कर लो इसको। Aphorism number 46, accessory miasm क्या है? Inoculated। आप हमेशा cowpox बोलते हो, पूरा नाम होता है inoculated cowpox miasm। ठीक है, accessory miasm। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये तो सब चीज गायब हो गई। accessory miasm 46 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड द सिम्पटम्स कमिंग लास्ट इन द प्रूविंग आर द ग्रेटर वैल्यू। जब आप प्रूविंग करते हैं, प्रूविंग किसकी होती है? हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे। जब प्रूविंग करते हैं तो जो बाद वाले सिम्पटम्स आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसने बोली थी लाइन? प्रूविंग कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। द चॉइस सजेस्टेड आउट ऑफ द वैल्यूएबल्स आंसर इज सी। हेरिंग ने बोला था सिम्पटम्स व्हिच आर अपीयर लास्ट प्रूविंग सी। हेरिंग किसकी प्रूविंग करी थी उन्होंने? जल्दी से मेडिसिन का नाम बताओ। कौन सी मेडिसिन दी थी? सी हेरिंग, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। जल्दी बताओ। कॉमन मेडिसिन है, पॉइजनस मटेरियल मेडिकेट। जल्दी आंसर बताओ फटाफट। स्नेक रेमेडी। देखो अगर आप लोग इस तरीके से जवाब नहीं रखोगे ना, तो आप पीछे हो एग्जाम फाइट करने के लिए। ऐसे जवाब आने चाहिए तुरंत। एनर्जी बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहो, तो ये चीजें रिकॉल होती रहेंगी। और
अनकॉन्शियसली भी जवाब पे आ जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा। सही, बिल्कुल सही आंसर है बेसिस। गुड। हु रोट द इंट्रोडक्शन टू द ट्रांसलेशन ऑफ द बोरिंग सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनल मेडिसिन, सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनल मेडिसिन का तो ट्रांसलेट किया था, किन्होंने किया था? बोरिंग ना, आंसर तो क्वेश्चन में दे रहे हैं क्या, है ना? आंसर तो क्वेश्चन में दे रहे हैं। आंसर इसका जेम्स प्रोसेस। किसने लिखी थी? द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसलेशन, इंट्रोडक्शन पूछ रहा है ये, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन। बीके सरकार पे जाओगे, शुरू वाले जो पेजेस हैं जहाँ पर आपके एडिशंस एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर टेबल के नीचे एक एडिशन की डिस्क्रिप्शन में ये चीज लिखनी है। ठीक है, आंसर है जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना? बॉरिक लिखा हुआ है, आपको बॉरिक आंसर में लिखना है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following didn't express the homeopathic method of cure? फिर ये ज्वेलरी का क्वेश्चन आ गया। बीके सरकार की बुक में पेज नंबर 514 515 में ये लाइन लिखी हुई है, Who among the following didn't express the homeopathic method of cure? इनमें से कौन ऐसा है जिसने होम्योपैथिक मेथड ऑफ क्योर को एक्सप्रेस नहीं किया है? Von Stock didn't express the homeopathic method of cure. Von Stock, ये और ये इन तीनों का नाम है Permeative property of the reverse was causes of its power to allay diarrhea. इन तीनों ने काम किया है, देखो इन तीनों के बारे में दिखाया गया है, लेकिन इस बंदे ने Von Stock makes the following suggestion. उन्होंने क्या सजेशन दिया था? The stramonium disorder the mind and produce mania in the healthy person. How do we not try if in case of insanity it can restore reason by producing the evolution of in this idea. उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया ये चीज, सपोर्ट ही नहीं की इस लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोपैथी। आइसोपैथी द वायरस इज गिवन, आइसोपैथी में क्या किया जा रहा है? वायरस इज गिवन टू द पेशेंट हाईली पोटेंटाइज्ड एंड कॉन्स्टिट्यूएंटली इन एन ऑर्डर कंडीशन द क्योर इज अफेक्टेड ओनली बाय अपोजिंग a similar to civilinum, similinum to civilinum. It is given by the, इस कौन से फुटनोट में दिया हुआ है? हमने पढ़े होंगे तो हमने फुटनोट पढ़े होंगे, और जब हमने फुटनोट पढ़े होंगे तो हमें इसका आंसर पता होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एप्लीकेशन नंबर 56 के फुटनोट में दे रहा है, देख लो क्या लिखा है। A fourth mode of employing medicine in the disease has been attempted to be created by means of isopathy. Isopathy, called, that is to say, the method of curing given disease by the same contagious principle that is highly potentized. Isopathy में हम क्या कर रहे हैं? Highly potentized, contagious principle, contagious material को अपन क्या कर रहे हैं? Highly potentized form में दे रहे हैं। And consequently, in an altered condition, ऑल्टर कंडीशन है ना, डिजीज नोजोड में क्या रखते हो? डिजीज प्रोडक्ट होता है ना, उसको पोटेंटाइज फॉर्म में दे रहे, उसकी कंडीशन को, उसकी सिचुएशन को, उसकी केमिकल कंपोजिशन की जो प्रॉपर्टीज है उसको आप ऑल्टर कर रहे हो। ऑल्टर कंडीशन द क्योर इज अफेक्टेड बाय ओनली अपोजिंग द सिमिलिनम टू अ सिमिलिनम, सिमिलिनम और सिमिलिनम, सिमिलिनम के अगेंस्ट सिमिलिनम को दे करके आप क्योर को अफेक्ट कर रहे हैं। आइसोपैथी में क्या डिफरेंस होता है होम्योपैथी में आइसोपैथी में? नोजोड्स
क्लियरिटी है आप लोगों को इस चीज की? आइसोपैथी में और होम्योपैथी में डिस्कस करेंगे फर्दर की क्लासेस में, फिलहाल अभी इस पर फोकस करना है। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट होम्योपैथिक लॉ। होम्योपैथिक लॉ क्या नहीं है इनमें से? एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल पर किसने दिया था? न्यूटन ने। The equality of the action of the remedy is determined by its quantity. Quality of the action of the remedy. कोई भी दवाई की क्वालिटी, काम करने के अंदर उसकी पावर है, वो क्या डिसाइड कैसे डिटरमाइन होगी? उसकी क्वांटिटी से। क्या function doesn't create and develop the organ. Function does not create and develop the organ. Medicine function create नहीं करी, organ create करी. Never repeat your remedy as long as its content continue to act. इनमें से कौन सा जो होम्योपैथिक लॉ के अकॉर्डिंग है, विच इज फॉलोइंग नॉट? ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन ने दिया था, वो होम्योपैथी में एप्लीकेबल होता है? इसी की फिलोसफी में इसको एक्सप्लेन किया गया है इसी मेथड में। स्टुअर्ट क्लोज में लिखा है एक्शन एंड रिएक्शन recovery of there is equal and opposite. That every action there is an equal and opposite reaction. Law of nature uniform and harmonious. Causes is unbroken succession. Matter is indestructible and infinite divisible. Force is persistent. Quantity of the action necessary to affect and change in nature of the at least. ठीक है, इसमें एक ही चीज है, ना तो होम्योपैथिक मेडिसिन से कोई चीज क्रिएट की जाती है, डजंट क्रिएट, और नहीं डेवलप कर लिया ऑर्गन। कोई भी होम्योपैथिक दवाई ऐसी है जो किसी भी तरीके का ऑर्गन डेवलप कर रही है? आंसर सी। तो कंटिन्यूएशन में दवाई एक्शन कर रही होती है लंबे समय तक, तो हम कोई भी तरीके की मेडिकेशन उसको रिपीट नहीं करते। ये दे रखा है, ये हमने पढ़ा था, ये हमारी होम्योपैथी लॉ में आता है कि क्वांटिटी ऑफ द एक्शन ऑफ द रेमेडी इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्वांटिटी। क्वालिटी ऑफ द एक्शन, जितनी कम मिनिमम डोज है ना, जितनी मिनिमम से मिनिमम डोज देंगे उसकी क्वालिटी उतनी है ना, उसका एक्शन क्वालिटेटिव एक्शन होगा। और एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ये भी एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल क्या नहीं है? फंक्शन डजंट क्रिएट और डेवलप द ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले हम लोग। सेम टू सेम ट्रीट करती है। प्रेमलता ने जवाब दिया है कि होम्योपैथी में सिमिलर ट्रीट करती है सिमिलर को, और आइसोपैथी में सेम ट्रीट करता है सेम। ये तो थ्योरी पार्ट है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है क्या आइसोपैथी का और होम्योपैथी का? उसका डिफरेंस है बेसिक। Who said decisive amount is always minimum and infinitesimal? किसने दिया था infinitesimal doses? एच.ए. रॉबर्ट की बुक वाइटल एनर्जी वाला चैप्टर है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी मींस यूनिवर्सल एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल, ये एच.ए. रॉबर्ट की बुक है, उसमें ये लाइन लिखी हुई है, द डिसिसिव अमाउंट इज ऑलवेज मिनिमम एंड इनफिनिटेसिमल। एच.ए. रॉबर्ट की बुक किसने दिया था? पिंकी। किताब में लिखा हुआ है ये, इसको तो रखना है क्योंकि किताब हमने पढ़ी नहीं है। The law of minimum dose can be ascertained by the law of Schultz. The law of minimum dose can be ascertained by the law of Arnold Schultz, which lays down that the small doses stimulate. अब देखो, जब डोजेस का डिस्क्रिप्शन किया था ना एच.ए. रॉबर्ट की बुक में, इन्होंने बताया ये आपने 1 10 में भी पढ़ा है।
आर्मस्ट्रांग का लॉ है, क्या है? देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, रिकॉल करो क्या कह रहा है। स्मॉल डोजेस क्या कर रही है? स्टिमुलेट कर रही है। स्मॉल डोजेस क्या करती है? स्मॉल डोजेस स्टिमुलेट कर रही है। मीडियम डोजेस क्या कर रही है? पैरालाइज कर रही है। मीडियम डोजेस क्या कर रही है? पैरालाइज कर रही है। और लार्ज डोजेस क्या कर रही है? हील्स कर रही है। डोजेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, शुल्ट्ज लॉ बोलते हैं इसको। स्मॉल डोजेस स्टिमुलेट कर रही है, मीडियम डोजेस पैरालाइज करती है, और लार्ज डोजेस किल करती है। इसीलिए जब हम प्रूविंग करते हैं या पेशेंट को जब आप क्योर के टाइम मेडिसिन देते हैं तो हम क्या देते हैं? स्मॉल डोजेस। It should be small, minimum doses. हमारा लॉ है ना, लॉ ऑफ प्रिंसिपल, कार्डिनल प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ सिंगल मेडिसिन, लॉ ऑफ सिंगल्स, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, है ना? लॉ ऑफ मिनिमम स्मॉल डोजेस। क्लियर? नेक्स्ट आंसर क्या है इसका? किसका? डिसिसिव अमाउंट ऑफ द मिनिमम इन्वेंटिसिव, इसने दिया था फिंगर। ठीक है? और जो स्मॉल डोजेस मीडियम डोज का डिस्क्रिप्शन है वो किसने दिया था? अनार्ट ने, उनका नाम है। Who made the statement of miasm is according to Hahnemann and they are infective agent and cause of disease? अब ये सारे फिलोसफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? कौन सा फिलोसफर है जिन्होंने ये लाइन लिखी थी? क्या कि मियाज्म अकॉर्डिंग टू हैनीमैन एंड मियाज्म क्या है? एक इन्फेक्टिव एजेंट है या फिर डिजीजेस को कॉज है? इसने बताया, स्टोर क्लोजली बताया। अगेन मैं बोल रही कि जब फिलोसफी पढ़ी होगी तो ये लाइनें याद रहेगी, नहीं पढ़ी है तो आप मोटे मोटे याद रखो कि मियाज्म को इन्फेक्टिंग एजेंट बताया है, क्रोनिक डिजीज का कॉज बताया है, क्लोजली, स्टुअर्ट क्लोजली। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट सो इजीली एम्निएबल टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सी चीज है not so easily amenable to the homeopathic treatment? Idiosyncrasy, susceptibility, allergy, none of the above. जो आसानी से ठीक नहीं की जा सकती होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। क्या होती है इडियोसिंक्रेसी? क्या बताया था? इडियोसिंक्रेसी एक कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें पेशेंट अदरवाइज तो हेल्दी होता है लेकिन किसी किसी चीज के लिए ओवर सेंसिटिव होता है, और ये सभी लोगों में नहीं होती है ओवर सेंसिटिविटी। वो किसी के एक्सपोजर में आने के बाद कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स बताता है और जैसे उसका रिन्यूअल करोगे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है? इडियोसिंक्रेसी एक्यूट और क्रॉनिक होती है, इसको ठीक करना ये दो तरीके की होती है, कॉन्जेनाइटल होती है और एक इनहेरिटेड होती है। कॉन्जेनाइटल एक एक्यूट होती है, एक एक्वायर्ड होती है और एक कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल जो इनहेरिटेड होती है। समझ पा रहे हो आप लोग? इडियोसिंक्रेसी ये वो कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि इनबिल्ड होता है, सिंस बर्थ आता है, वो डेवलपमेंटल प्रोसेस में ही होता है, तो कॉन्जेनाइटल होती है वो। और जो वो कॉन्जेनाइटल इडियोसिंक्रेसी होती है ना, उसको तो ठीक करना डिफिकल्ट होता है। इम्पॉसिबल इज नेवर इन होम्योपैथी, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है लेकिन डिफिकल्ट होता है। एमनिएबल है, एमनिएबल टू द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या इडियोसिंक्रेसी। एलर्जी को आप ठीक कर सकते हो, लॉन्ग प्रोसेस है। ससेप्टिबिलिटी ऊपर नीचे होती है, नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी को नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी मींस दी हेल्थ और एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी मींस द डिजीज। तो आप इसको ठीक कर सकते हो, इसको ठीक कर सकते हो, इसको ठीक करना मुश्किल है। आंसर इसका है बी। क्लियर है? क्लियर है? आगे चले, आगे चले। इडियोसिंक्रेसी next question, who consider the have brought
Kant into homeopathy. Who is considered to have brought Kant into homeopathy? If you theory का क्वेश्चन आएगा. एनालिसिस में नहीं पूछेंगे इस क्वेश्चन. ओके, इसको भी रखना ही पड़ेगा आपको. थ्योरी वाला पार्ट है. Who considered? बी आंसर इसका. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Person affected with nervous or abdominal complaints should take what? Citric acid, with low acid content, vinegar. Person affected with nervous or abdominal complaints should take. ये क्या क्वेश्चन है? सिट्रिक एसिड लेना चाहिए नर्वस और एब्डोमिनल कंप्लेंट्स में. हाँ, एनएचएमसी में पूछा गया है या एंट्रेंस में पूछा गया है. एब्डोमिनल कंप्लेंट्स शुड टेक व्हाट? विनेगर लेना चाहिए. एब्डोमिनल कंप्लेंट क्या है? एब्डोमिनल नर्वस और एब्डोमिनल कंप्लेंट क्या होती है? लाइक एंजाइटी. जलसीन में पढ़ते हैं हम, अर्जेंटम में पढ़ा है हमने. हाँ, पर्सन अफेक्टेड विद नर्वस और एब्डोमिनल कंप्लेंट्स शुड बी व्हाट? क्या सिट्रिक एसिड लेना चाहिए? लो एसिड कंटेंट. विनेगर लेना चाहिए. बहुत नन ऑफ यू. क्या लोगे आप बताओ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? इनमें से कुछ भी नहीं लोगे. किसी को नर्वसनेस की वजह से एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिट्रिक एसिड दोगे, विनेगर दोगे, इन दोनों को दोगे या कुछ भी नहीं दोगे? मेरी एंजाइटी में, हाँ बिल्कुल यही तो हो रहा है. तो आप सिट्रिक एसिड दोगे, संतरे का जूस पिलाओगे, सिट्रिक एसिड, नींबू पानी पिलाओगे, विनेगर बोल के पिला दोगे, सोडा सोडा में नींबू नमक भी होगा. ठीक है, हमारी होम्योपैथी में नहीं लेती. सीरीज ऑफ पोटेंसीज. सीरीज ऑफ पोटेंसी अगेन आपने बीके सरकार में पढ़ी है. सीरीज ऑफ पोटेंसी, लो पोटेंसी लोअर टू हायर पोटेंसी जा रहे हैं. कैंट का फंडा है ये. कैंट सर ने दी थी ये चीज. सीरीज ऑफ पोटेंसी 30 से 200, 200 से 1m, 1m से सेंटिसिमल. ठीक है, ये देखो स्केल 6, 9, 12 scale. Henry Bennett's method of starting with the low potency and working upon the scales 6, 9 and 12. 30 तो हाई पोटेंसी में आती थी अकॉर्डिंग टू हेनरी बेनेट, है ना? देखो कैन सीरीज ऑफ द पोटेंसीज. ये बोला था उन्होंने. क्या बोला था? whenever in doubt wait. It is a rule after you have gone through a series of the potency. मतलब जब आप किसी को 30 पोटेंसी दे रहे हो, है ना, किसी भी सी मिनिमम की, और मेडिसिन से मिनिमम है और 30 में रिएक्ट नहीं कर रही है, तो आप मेडिसिन चेंज मत करो. 30 के बाद आप उसकी हायर पोटेंसी में जाओ, उसकी सीरीज को एक्सपीरियंस करो, उसके बाद में आप मेडिसिन चेंज करो. Never to leave the remedy until one or more doses of the high potency has been given to and tested. जब आप किसी को सिमिनिमम दे रहे हो, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे जो सिमिनिमम निकल के आ रहा है और उसकी एक 30 पोटेंसी देने के बाद उसने रिजल्ट देना बंद कर दिया, तो हमें मेडिसिन चेंज करने से पहले उसकी पोटेंसी की सीरीज को एक्सपीरियंस करना है. डॉक्टर कैंट ने बोला. Without effect only means you have knowing that this remedy has done all the good it can for this patient and that change is necessary. ठीक है, नेक्स्ट चले. नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रोपैथी, मैग्नेटोथेरेपी, मेस्मेरिज्म. वर्ड्स याद आ रहे हैं आपको? याद आ रहे?
सिक्स्थ एडिशन, इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रोथेरेपी। रीड विद दिस सेक्शन, कौन से सिक्स्थ एडिशन की कौन से सेक्शन में? 286। ये पार्ट 1 में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। Electropathy has been in the section of tourism 286 of 6th edition of Organon of Medicine 286. See below. The dynamic force of minerals, magnets, electricity and galvanism acts load as powerfully upon the life, our life principle. They are not less homeopathic than the properly so-called medicine, which is neutralized the disease by taking them through the mouth, by rubbing on the skin or by the affection. होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे ले रहे हो आप? देखो, वे ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग क्या क्या बताया होम्योपैथिक ड्रग के लिए? ऑल्फैक्टरी है, स्किन के थ्रू है, रबिंग के थ्रू है। और ये क्या कर रही है मेडिसिन? सेंसिबिलिटी, इरिटेबिलिटी, एब्नॉर्मल सेंसेशन, इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट व्हिच मे बी क्योर्ड by those means, especially. But the more certain way of applying the last two, as well as that of so-called electromagnetic lies, is still very much in the craft to make homeopathic use of them. Electricity and galvanism. ये जो दोनों मेथड होते हैं ये पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, ये भी लिखा हुआ है, इसको भी याद रखो, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सो फॉर बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म दे हैव बीन यूज्ड ओनली फॉर पैलिएशन ऑफ द ग्रेट डैमेज ऑफ द सिक। पैलिएट, तो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है सिक में, तो वहां पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट का पार्ट भी हो सकता है गैल्वेनिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो 6th एडिशन के 286 एफोरिज्म में बता रहे। आगे चले, ऑर्गेनन ऑफ रैशनल मेडिसिन कौन सा? फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, इस ईयर के क्वेश्चंस आ गए। फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ, फिफ्थ एडिशन और सिक्स्थ एडिशन, ठीक है। आपको नाम याद है फर्स्ट एडिशन की? क्या नाम है? ऑर्गेनन ऑफ द रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, ऑर्गेनन ऑफ रैशनल मेडिसिन, ये है फर्स्ट एडिशन, ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, ठीक है। रिकॉल करो, ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग 1890, सेकंड एडिशन पब्लिश्ड हुआ था। ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट, ऑर्गेनन ऑफ रैशनल मेडिसिन, हीलिंग आर्ट तो सेकंड एडिशन में बताया था, और जो फर्स्ट एडिशन है उसमें क्या बताया था? रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, रैशनल मेडिसिन बताया है फर्स्ट एडिशन में। देखो, एक चीज और मैं क्लियरिटी देती हूँ, जहां पर आपको किताबों में ये आंसर लिखा होगा ना, यूज योर डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन पूछा है ना, उस क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है, तो क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग है। ऑर्गेनन ऑफ रैशनल मेडिसिन, ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, एक्चुअल नेम है रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। हम उसको मॉडिफाई करके इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया और आंसर में डाल दिया यूज योर डिस्क्रिप्शन। क्या इसका आंसर है? ऐसे थोड़ी आंसर होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेसिक कांसेप्ट को क्लियर रखें। फर्स्ट एडिशन का क्या नाम है, सेकंड का क्या नाम है, थर्ड का क्या नाम है, फोर्थ, फाइव, सिक्स, फिफ्थ और सिक्स्थ का क्या नाम, बस अपने कांसेप्ट क्लियर रहेंगे ना, तो आंसर को कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एडिशन ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, आगे देखो, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, बीच में रैशनल वर्ड, सिक्स्थ एडिशन, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है बस, लेकिन बेसिकली हाईलाइट इस वर्ड को किया है रैशनल हीलिंग, रैशनल मेडिसिन। तो रैशनल हीलिंग आर्ट फर्स्ट एडिशन ये इसका। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसमें मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, ए बी सी डी ई एक ऑप्शन आता है, उस ई को आप टिक करिए,
क्योंकि अगर आप किसी का भी आंसर नहीं देंगे तो शायद आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी। मुझे नए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता एग्जाम के, तो आप एग्जाम में अपीयर होने से पहले जो बुकलेट होती है उसमें क्वेश्चंस की जो आप लोगों को मेंशन किए जाते हैं ना पॉइंटर्स, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये भी ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग में तो सोच समझ के आंसर कीजिए, गलत आंसर को नहीं करना है, ये तो अचीव वाले नंबर में चले जाते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ढंग से आंसर, एमसीक्यूज को देखो, आंसर करो बिना एंजाइटी के, कॉन्फिडेंस के साथ, और कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। चलिए, फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन इज कंटेन। फिफ्थ एडिशन में कितने एफर्सन है जल्दी बताओ। सिक्स्थ एडिशन में कितने थे 291, फिफ्थ में कितने थे 294, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, याद आया कुछ टेबल याद आई। 292, 291, टू 94 एफर्सन में फिफ्थ एडिशन में, 291 किसमें, वेरी गुड, यूकेजी को याद होगा सारे कौन से एडिशन में कितने इक्वेशन है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, होम्योपैथी इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, बोथ ए और बी और नन ऑफ द। इसका क्या आंसर हो सकता है होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या है, व्हाट इज होम्योपैथी, सिमिलर सिमिलर क्योर एंटर, लेट लाइफ बी ट्रीटेड बाय लाइफ, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक। क्या होता है इंडक्टिव लॉजिक, जब आप लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके जो अलग अलग आप रिजल्ट कंक्लूजन निकालते हैं, उन कंक्लूजन को कंबाइन करके उसको जनरलाइज फॉर्म में डाल देते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। तो होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है सिमिलर सिमिलर स्क्यूरेंटल लाइफ लाइफ ट्रीटेड बाय लाइफ, इंडक्टिव लॉजिक का पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first edition of organelle of medicine is published in 1810, 1805 में क्या थी, एक्सपीरियंस ऑफ मेडिसिन, याद आ रही बुक डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा लिखी गई बुक थी एक्सपीरियंस ऑफ मेडिसिन 1805। होम्योपैथिक फार्माकोपी आया था 1805। इंपॉर्टेंट सन है वैसे सारे ये, ठीक है। फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, देखो एक और चीज बताती हूँ, 1810 में आया था, और ये जो एडिशन था ये पब्लिश हुआ था ड्रेसडेन में, जब हैनीमैन कहाँ रह रहे थे, टॉरव्यू में रह रहे थे। ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको पीटी सरकार फर्स्ट वॉल्यूम में मिला हुआ है, जहाँ पर वो टेबल दे रखी है। और उसका टाइटल क्या था फर्स्ट एडिशन का, ये नाम है, बहुत बड़ा सारा नाम है, ऑर्गेनल राष्ट्रली हैलीपुनिक नैश होम्योपैथिस चेन गैस्ट्रिज, its content 271 aphorism, ठीक है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था, व्हीलर ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको याद करो, आप इनको पढ़ो, व्हीलर ने इसको ट्रांसलेट किया था, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फंडामेंटल कॉज इज ड्यू टू, फंडामेंटल कॉजेज क्या होता है, फंडामेंटल कॉजेज ऑफ द डिजीजेस, मियास्म, क्या होते हैं, मियास्म, एक्यूट मियास्म, फिक्स्ड मियास्म, क्रोनिक मियास्म और नॉन रिकरेंट मियास्म। नॉन रिकरेंट और रिकरेंट मियास्म द पार्ट ऑफ एक्यूट मियास्म,
कितने तरीके के मियाज्म होते हैं? एक्यूट मियाज्म, क्रॉनिक मियाज्म, हाफ एक्यूट मियाज्म, एसेसरी मियाज्म। 4 मियाज्म पढ़े। फंडामेंटल कॉज क्या होता है? मियाज्म। फंडामेंटल कॉजेज इज ड्यू टू क्रॉनिक मियाज्म, एक्यूट मियाज्म, फिक्स्ड मियाज्म, non-recurrent miasm. Fixed miasm or non-recurrent miasm, these are part of acute miasm. Acute miasm, chronic miasm. Accessory miasm is the inoculated cowpox miasm. ठीक है, इसका आंसर फंडामेंटल कॉजेज chronic miasm is suggested to the choice of fundamental cause. Fundamental cause is the miasm. इससे तो miasm होता है chronic miasm. Acute miasm acute diseases के लिए responsible होता है, chronic miasm chronic disease के लिए responsible होता है. Chronic diseases are those arises from the chronic miasm. है ना? Chronic diseases to enable him to discover the fundamental cause. Chronic miasm. Fundamental causes which are generally due to chronic miasm. Fundamental causes which are generally due to chronic miasm. Aphorism 5 में भी दे रखा है. Answer होगा fundamental cause is chronic miasm. Clear? 25 से कोई क्वेश्चन हो गए? देखो फिक्स्ड मियाज्म क्या होता है? मतलब याद कर लेना. आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं. Acute miasm classification of the all diseases main of this type. This way, acute are thrown into one group and a study of some acute diseases so with the chronic diseases. An acute miasm is one of that come upon the economy passes through its regular prodromal period and acute miasm one prodromal period longer and shorter. Its period progresses and period of decline and which is there is a tendency to recovery. आपने acute disease की definition में acute miasm is the one of that come upon the economy. Acute miasm क्या होता है? जो economy में आता है अपने prodromal period तक regular पास होता है और उसके बाद में जो कि प्रोड्रोमल पीरियड शॉर्टर और लॉन्गर हो सकता है. उसके बाद में इसका प्रोग्रेशन आता है. प्रोग्रेशन ये प्रोड्रोमल पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड. ठीक है, फिर वो प्रोग्रेस करता है, सिम्पटम देता है, उसके बाद में उसकी डिक्लाइन फेज आती है और डिक्लाइन के बाद में उसकी रिकवरी शुरू होती है. टेंडेंसी टू रिकवरी. और क्रोनिक मियाज्म वन टाइम हैज पीरियड ऑफ प्रोड्रोम, पीरियड ऑफ प्रोग्रेसिस, नो पीरियड ऑफ डिक्लाइन. क्रोनिक मियाज्म में डिक्लाइन फेज ही नहीं होती है, बढ़ता ही चला जाता है. वो वर्ष ही होता चला जाता है. इट इज कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग, कभी खत्म ही नहीं होता. अगर आप क्रोनिक मियाज्म को मेडिसिन देकर के नहीं रोकते हैं, कम नहीं करते हैं, तो ये बढ़ता चला जाता है और लाइफ एंड तक जाता है और नेक्स्ट जनरेशन को पास होता है. इट इज कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग एक्सेप्ट विद द डेथ ऑफ द पेशेंट. इंसान जब मरेगा तो उसके साथ ही रहेगा क्रोनिक मियाज्म. ठीक है. The disease to which main level there is a rapid morbid progression of the abnormally deranged vital force which have been conditioned to finish their course more or less quickly on the 72 aphorism. 72 aphorism में बता रखा है acute disease की definition. This is called acute disease. हमारा क्वेश्चन क्या है? मियाज्म में क्वेश्चन क्या है? फंडामेंटल कॉज ऑफ मियाज्म. फंडामेंटल कॉज is due to chronic miasm. Fundamental cause chronic miasm. Fixed miasm, acute miasm, which attack person only once in a day, once in the lifetime, और they are non-recurring time. Fixed miasm होते हैं जो कि लाइफ में एक बार आते हैं और दोबारा रिकर नहीं होते हैं, राइट? स्मॉल पॉक्स. ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन क्या है? इनका तो कॉमन सिम्टम. Question is, cure has been especially meaning in the homeopathic practice. Cure किसको बोलेंगे? Aphorism number रिकॉल करो. क्या है? Removal of the whole of the perceptible sign and symptom of the disease
is the internal alteration of the vital cord, which is a disease. Consequently, whole of the disease is at the same time removed. जब disease को remove करोगे तो क्या होता है? अब इसके ऑप्शन करो. ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट में यार ठीक है चौन तो फिर से रिपीट हो रहा है. Removal of the common symptoms, removal of the symptoms of the disease, removal of the whole of the perceptible sign and symptom of the disease, removal of the disease symptom in some extent. Whole perceptible sign and symptoms of the disease. ठीक है? सी आंसर है इसका. पिछली बार जब बी के चौन था में जब ये क्वेश्चन आया था ना उसमें ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन था रिमूवल ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज, जिसको हमने टिक किया था. ये ऑप्शन नहीं था उसमें. इसी लाइन को और क्लियर किया, रिमूवल ऑफ द होल परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज, ये इसका आंसर. Removal common symptom do not constitute the disease. ठीक है? इन्होंने जस्टिफाई किया है अपनी उस लेसन में. 17 therefore removal of the whole perceptible sign and symptom of the disease, internal alteration of the vital cord which is called disease due to as consequently all of the disease. Same time removed. Sure. Should be there. ठीक है? हेल्थ इज रिस्टोर्ड. ठीक है, चले आगे चले. आगे चले. एक क्वेश्चन और कर ले या बहुत है? हो गया आज का. जवाब दो फटाफट. चलो जब तक आपका जवाब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. नेचर्स लॉ ऑफ क्योर इज डिस्कस्ड इन दी एफोरिज्म नंबर 26. सबको याद होना चाहिए एफोरिज्म नंबर 26. फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर और अभी तक भी ये चल रहा है. नेचर्स लॉ ऑफ क्योर. नेचर्स लॉ ऑफ क्योर इज डिस्कस्ड अंडर द सेक्शन एफोरिज्म नंबर 26. Here, weaker dynamic affection is permanently extinguished by the stronger one. Extinguished in the living organism by the stronger one if later is different in kind. Is very similar to the former in its manifestation. ठीक है? 28. Proximate cause means main cause, internal cause, immediate cause or first cause. Proximate cause, first cause. Proximate cause, first cause. First cause, proximate cause. देखो अभी देखो ये कहीं पर आपने कभी इस वर्ड को हाईलाइट भी नहीं किया है, जबकि इस वर्ड को एक्सप्लेन भी किया है पहले एफोरिज्म के फुटनोट में, जहां पर टर्म को 1 नंबर दिया है ना. टर्म्स को जो 1 नंबर दिया है यानी कि यहाँ पर एक फुटनोट है और इसी के फुटनोट में ये लाइन लिखी है. देखो proximate cause which must ever remain concealed. Phenomena in the disease and their proximate cause. ठीक है? यानी कि proximate cause का मतलब हो गया first cause. ठीक है? चलिए 2 क्वेश्चन और कराते हैं, आज 30 तक कंप्लीट करेंगे. The necessary point which is comprises the operation of curing is as follows. Cause determine. देखो फिर से वही क्वेश्चन डाल दिया है ना. Use your words, use your direction. Question में कितना मिल रहा है? The necessary point which comprises the operation of curing. Causes determination, investigation of the disease, investigation of the medicine. ना 71 एफोरिज्म है, पढ़ाया आप लोगों ने 71 एफोरिज्म. उसमें लिखे हुए हैं नेसेसरी पॉइंट टू द फिजिशियन फॉर द क्यूरिंग पर्पस. क्या? नॉलेज ऑफ द डिजीज, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिजीज यानी कि नॉलेज ऑफ द डिजीज, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मेडिसिन दैट इज मटेरियल मेडिकल प्लांट. और तीसरा पॉइंट क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग.
causes डिटर्मिनेशन नहीं, none of them नहीं। वैसे तो इसका बी और सी आंसर होना चाहिए दोनों ही, इसीलिए इन्होंने क्या है क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत दे रखे, इसलिए इन्होंने बोल दिया फिर से। और जो थर्ड है ना, थर्ड आपका एफोरिज्म वो भी यही कर रहा है, नॉलेज ऑफ द फिजिशियन। आइडियल क्योर प्रोवाइड करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए फिजिशियन को, किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ द डिजीज इंडिकेशन, नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल पावर, चॉइस ऑफ रेमेडी, इंडिकेटेड मेडी, चॉइस ऑफ रेमेडी, इंडिकेटेड रेमेडी, प्रॉपर डोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनम, वो ऑर्गेनम कुछ याद आ रहा है? कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है या फ्रेंच है या जर्मन है? जर्मन लैंग्वेज में ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन, ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन, ये इंग्लिश ट्रांसलेटेड नेम है। ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन कौन सा एडिशन है? जर्मन में लिखा था इन्होंने, 1810 में आया था, सैमुअल हनीमैन ने पब्लिश किया था, ठीक है। लिप्जिग में वहां रह रहे थे और ड्रेसडेन में पब्लिश हुआ। लैंग्वेज थी जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज थी। एफोरिज्म थे 271 और नाम था ऑर्गेनम डर रैशनल हेलेगन, जर्मन नेम। ठीक है जी, तो आज के लिए काफी है, 13 क्वेश्चन, कल हम कंटिन्यू करेंगे। और ध्यान रखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, आप अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। इस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मेन क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि हमने जो याद किया है किताब में से याद किया है, बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि वो जबान पे बैठ जाए अपने आप से, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल एंड थैंक यू।